आसपास के किसी गांव में कॉलेज न होने से मुझे पढ़ने के लिए मैं शहर आना पड़ा। यहाँ किसी रिश्तेदार का एक कमरे का बिना किराए का मकान मिल गया था। आसपास निर्धन लोगों के घर थे। यहाँ अकेले होने के कारण सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, सबसे बुरा लगता था बर्तन धोना। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे रूम पर आई। आते ही सवाल किया, क्या तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा दोगे? मैंने कुछ सोचकर मना कर दिया। मैंने कहा, टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा, बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है। मैं चुप रहा तो वह और लालच देकर बोली, मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ गया और बोला, कपड़े भी धो दो तो पढ़ा दूंगा। वो सहमत हो गई। अब उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं खुद पढ़ने के साथ साथ उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 7वीं कक्षा में था। खूब होशियार भी था। इस कारण कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह बिना कहे बड़े ही करीने से घर की सफाई कर दिया करती थी। यूं ही दिन गुजरते चले गए। एक रोज शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? घर से, उसने उदास चेहरे से जवाब दिया। आज बरसात होने के कारण कुल्फियां बिक नहीं पाईं। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे टिक्की का ठेला लगाते हैं। उसने कहा, वो सर्दियों में समोसे टिक्की और गर्मियों में कुल्फी। और आज बरसात हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी, मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। ओह, मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लगी। समझदार भी, मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उससे नजरें मिलती तो मिली ही रह जाती। पता नहीं क्यों होता था ऐसा। समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मुझे उसके बारे में पता चली, जैसे कि वो बूटे काटने का काम करती है। मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल चमकीले बिंदु बनाना। मैंने बूटे काटने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वह मुस्कुरा के बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। अरे, तो मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो, मैंने मायूसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तू मांगे तो सारे दे दूं। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खोकर रह गया। एक दोस्त से उधार लिए थे और कमबख्त तो 3 बार वापस मांग चुका था। एक दिन मेरी जेब में गुलाब की टूटी हुई सूची पंखुड़ियां मिली, मगर मैं यही सोचकर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने। मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही तुरंत अपने घर वापस हो गई। फिर दूसरे दिन दोपहर में ही आ धमकी और आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैंने पूछा, क्यों? बड़ी देर तो उसने जवाब ही नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा, कहीं बाहर जा रही हो? उसने कहा, नहीं, बस काम नहीं करूंगी, और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना कल से। मैंने कहा, अरे तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूंगा। कल घर से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसे को लेकर शंका हुई, इसलिए पक्का वादा कर दिया। पैसे नहीं चाहिए मुझे,
जवाब मिला। तो फिर? मैंने आंखें उसके चेहरे पर स्थिर की। उसने एक बार मुझसे नजर मिलाई तो लगा हजारों प्रश्न उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कपड़े वह अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह आई न उसका भाई आया। मैंने जैसे से खाना बनाया, फिर खाकर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर चला गया, यह सोचकर कि कुछ कारण तो पता चले काम नहीं करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि बीमार है। छप्पर के नीचे पड़ी चारपाई पर लेटी थी अकेली। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने करवट बदलकर मुंह फेर लिया। मैंने पूछा, दवाई ली क्या? कुछ नहीं, छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी। तुझे क्या? मुझसे क्यों नाराज हो ये तो बता दो। तुम सब समझते हो, कोई बच्चे नहीं हो। जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, अच्छा दवा क्यों नहीं ली? उसने कहा, मेरी मर्जी। तुझे क्या? अच्छा मुझसे नाराज क्यों हो यही बता दो। तुम सब समझते हो, फिर मैं क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची नहीं पता, तुम्हारी कसम। सुबह से परेशान हूँ, बता दो प्लीज। नहीं बताती, जा यहाँ से। इस बार आवाज रोने की थी। मुझे जरा घबराहट सी हुई। डरते डरते उसके हाथ को छूकर देखा तो उछल कर रह गया। बहुत गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को पास बुलाकर बताया। फिर हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी, क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। मुझे अब चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास अकेला था। बुखार जरा कम हो गया था। वह गुमसुम सी लेटी थी और दीवार को एकटक घूरे जा रही थी। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी। मैंने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कराकर कहा, अब बताने की जरूरत नहीं है। पता चल गया है कि तुम्हें मेरी परवाह है। ऐ ना। मेरे होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा, बस। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। उसने मेरे हाथ को कसकर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई प्रत्युत्तर मेरे लबों से नहीं निकल सका, मगर आंखें प्रत्युत्तर को संभाल न सकीं, बरस पड़ीं। वह उठकर बैठ गई और बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से चाहती हूँ तुझे। एक तुथाई पागल। कुछ समझने में इतना वक्त लगा दिया। फिर उसने अपने साथ मेरे आंसू भी पोंछे। थोड़ी देर में उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। पता चला कि उसे डेंगू है। ये जानकर आग सी लग गई मेरे सीने में। खून की कमी हो गई थी उसे, पर ईश्वर की कृपा ये हुई कि मेरा खून मैच हो गया था उससे। 2 बोतल खून दिया मैंने तो जरा सुकून सा मिला दिल को। उस रात वह अचेत सी ही रही। बार बार अचेत अवस्था में उल्टियां कर देती थी। मैं 1 मिनट भी नहीं सोया उस रात। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो रही है, खून और चढ़ाना होगा। मैंने अपना और खून देने का आग्रह किया, मगर रात को देने के कारण डॉक्टर ने मना कर दिया। मैंने मेरे कॉलेज के 2-4 दोस्तों को बुलाया। 10:30 एक साथ आ गए। खून दिया, हिम्मत बढ़ाई, पैसों की जरूरत हो तो देने का आश्वासन दिया और चले गए। उस वक्त पता चला दोस्त होना भी कितना जरूरी है। पैसों की कमी नहीं थी, घर से आ गए थे। अगली रात को वो कुछ ठीक दिखी और बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे पर मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझे कहा, बीमार मैं हूं तू नहीं। ऐसी हालत क्यों बना ली है तुमने? मैंने कहा, तू ठीक हो जा पहले। मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। उसने उदास होकर पूछा, एक बात बता। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा, गुलाब की पंखुड़ियां मिली तो थी।
हाँ, उसने कहा, कुछ समझे थे? नहीं, क्यों? सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। और वो रोटियां? कौन सी? दिल के आकार वाली। वो अब समझ में आ रहा है। बुद्धू हो। हाँ, मैंने कहा। फिर वह हंसती रही। काफी देर तक। निश्चल मासूम हंसी। कल सोए थे क्या? नहीं। अब सो जाओ। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ न होगा। सचमुच नींद आ रही थी। मगर मैं सोया नहीं। वह फिर से सो गई पर घंटे भर बाद वापस जाग गई। मैं जाग ही रहा था। सुनो। हाँ, मैं अलसाया सा बोला। ये बताओ, ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? नहीं, सिर्फ एडीज मच्छर के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब आ गया। एक बार गले लग जाओ। अगर मर गई तो ये आरज़ू बाकी न रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज। मैं इतना ही कह पाया। फिर वो मुझसे काफी देर तक लिपटी रही और सो गई। फिर उसे ढंग से लिटाकर मैं भी एक खाली बेड पर सो गया। सुबह मैं तो उठ गया पर वो नहीं उठी और सदा के लिए सो गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी, पर आंखें न खोली उसने। वो संसार को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही जा चुकी थी, रोता बिलखता छोड़कर, मगर एक सीख देकर। प्यार करने वाले इंसान की सदा कदर करें। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे की खुशियां ही सच्चा प्यार है। दुनिया में बेइंतहा चाहने वाले बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, और जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उनकी जिंदगी इस धरती पर ही जन्नत होती है।